Hello everyone, welcome to ASIS. So this is your day 72 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो था पॉलिटी चैप्टर 4 के कुछ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। बेसिकली चैप्टर ही पढ़ना था हमें आज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर के अंदर जो था 3 ब्रॉड टर्म की बात हुई है, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ठीक है। तीनों को रिलेट किया हुआ है पॉलिटिक्स के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा और हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को नहीं भी समझ आ रहा, क्योंकि कुछ लैंग्वेज जो उसकी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्टली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज़। देखिए 3 तरीके की सोशल डिफरेंस सोसाइटी में हो सकते हैं। सोशल डिफरेंसेस क्या है, सोशल इनइक्वालिटी क्या है, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो 3 तरीके से सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से सोशल डिविजन्स या फिर सोशल इनइक्वालिटी आ सकती है, ठीक है। कौन कौन से सोशल डिफरेंसेस है वो? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्लियर? तीनों डिफरेंसेस ऐसे हैं जो सोशल डिफरेंस है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटी सोसाइटी में आ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या होता है? देखो नाम से क्या समझ आ रहा है, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवाइडेड है। डिवाइडेड है कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना, जेंडर, मेल, फीमेल। So gender division is a form of hierarchical social division which is seen everywhere. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. मतलब अगर आप मेल, अगर आप बॉय बॉर्न हुए हो या फिर गर्ल बॉर्न हुए हो, इट्स नेचुरल, नो यू कैन चेंज दैट। जो हुए हो दैट्स वेरी नेचुरल। सो जेंडर डिविजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, राइट। ये अगर हुआ है तो इट्स अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotype. But so जेंडर हमारा क्या है, वो बायोलॉजिकल है। बट अगर जेंडर हम डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जेंडर डिवीजन मैं ला रही हूँ सोसाइटी के अंदर, या किसी वजह से कहीं ना कहीं जेंडर डिवीजन देखने को मिल रहा है, सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। वो बायोलॉजी नहीं बल्कि एक परसेप्शन, हम लोगों ने अपने स्टीरियोटाइप और एक्सपेक्टेशन बना लिए अबाउट दैट, ठीक है। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework. हर किसी को ये लगता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, that the main responsibility of women is what? To do household work, to do housework and to also bring up their children, right? Which is reflected in a sexual division of labor in most families. तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं सेक्शुअली जो लेबर यानी कि काम डिवाइड हो रहा है सोसाइटी के अंदर इस तरीके से कि भाई बॉयज़ है ना तो ये काम होगा, गर्ल्स है तो ये काम होगा, कि विमेन विल डू ऑल द वर्क विच इज़ इनसाइड द होम, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रंस। बट मैन क्या करेंगे? घर के बाहर काम करेंगे, ठीक है। ये एक सेक्शुअल डिवीजन हो रखा है वर्क में। सो सेक्शुअल डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? लेबर क्या होता है? अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज़ ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। या तो वुमेन कर रही है या फिर वुमेन किसी से करवा रही है, लाइक एज अ मेड हम कह सकते हैं या डोमेस्टिक हेल्पर हम कह सकते हैं, ठीक है। सो द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। कि ये जो डिवीजन है लेबर का, ये जो डिवीजन हो रखा है मेल फीमेल में, इज ऑल द वुमेन इज दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, राइट। देखिए सो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये जो वुमेन और मेन के बीच में डिवाइड हो रखा है काम, इसमें ये देखने को मिलता है कि वुमेन जो है कम से कम कॉन्स्टिट्यूट करती है हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, लाइक देयर रोल इन पब्लिक लाइफ। मतलब कि अपना ये जो घर में काम वगैरह है, लाइक 50% वर्क ये लोग दे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं पॉलिटिक्स में बात करूँ तो उनका सबसे कम रोल है, ठीक है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल फॉर वुमेन। देखो जो वुमेन के लिए जो वुमेन्स मूवमेंट लड़े गए इक्वालिटी को लेके कि पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ में इक्वालिटी हो वुमेन के लिए भी, उन मूवमेंट्स को बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मतलब आपको पता होगा कोई भी मैन या कोई भी वुमेन जो बिलीव करती है कि चाहे मैन हो या वुमेन, राइट सबके पास बराबर होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वुमेन है तो राइट्स कम ज़्यादा होनी चाहिए या मैन है तो कम होनी चाहिए। बट फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन, अ मैन और अ वुमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स, ठीक है। Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life.
यानी कि अगर हम पॉलिटिकली एक्सप्रेस करें जेंडर डिवीज़न और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हो रही है, कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकता है कि विमेन का रोल पब्लिक लाइफ में बढ़े। यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न, जेंडर पॉलिटिकली जेंडर को दिखाया जाए एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विमेंस का रोल पब्लिक लाइफ में बढ़ेगा। कुछ कंट्रीज़ जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती है, स्वीडन वगैरह, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इंडिया इज़ स्टिल अ मेल डोमिनेटिंग पेट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया आपको पता है आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे आज भी मेल रूल कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं मेल सोसाइटी घर चला रहे हैं। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी विच इज़ रूल्ड बाय फादर। दिस कंसेप्ट इज़ यूज टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। पावर दे रहे हैं वुमेन को, है ना। विमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। देखिए, विमेन को बहुत सारे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे तरीके की डिसएडवांटेज सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी तरीके का ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। कौन कौन से तरीके से फेस करना पड़ता है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं लिटरेसी रेट। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूँ तो लिटरेसी रेट विमेन के अंदर, विमेन में हम देखते हैं कि इज़ ओनली 54%, कि सिर्फ 54% विमेन ऐसी हैं जो लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू 76% अमंग मैन। बट वेयर एज मैन में क्या है, 76% मैन आज भी ऐसे हैं जो लिटरेट हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाती है, बहुत कम प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स है जो हायर स्टडीज़ के लिए जा पाती है। ठीक है, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। मतलब ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो वुमेन का प्रपोर्शन है हाईली पेड, या कोई ऐसी जॉब जो बहुत ज़्यादा वैल्यूड की जाती है, या बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल जॉब अगर मैं कहूँ, हाईली पेड जॉब में अगर कहूँ, तो इंडिया में ये देखने को मिलता है स्पेसिफिकली कि विमेन का प्रपोर्शन बहुत कम है, बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर हम कहते हैं कि मैन ऑफिस में 8 hours वर्क कर रहे हो, तो एवरेज देखा जाता है कि विमेन 8 से ज़्यादा ही घंटे काम कर रही है। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। येट मच ऑफ वर्क इज़ नॉट पेड, एंड फिर भी उनके वर्क को पे नहीं किया जाता, उनको पे नहीं किया जाता, एंड इवन वैल्यू भी नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है आज भी सोसाइटी में। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो वही है कि पहला रीज़न हम देख सकते हैं कि विमेन कैसे डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लिटरेसी रेट। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, एंड थर्डली इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 ये कहता है कि वेजेस जो होनी चाहिए सेम काम के लिए, मेन हो या फीमेल हो, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा होता है सोसाइटी में देखने को मिलता है कि मेन सेम काम कर रहा हो, फीमेल भी सेम काम कर रही हो, तो मेन का प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है, या फिर मेन को ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लाया गया कि भाई इक्वल वेजेस होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। However, in almost all the areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men. ठीक है, however ये देखने को मिलता है कि हर जगह women को ही कम मिल रहा है, even when both are doing exactly the same work. ठीक है, so in many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. देखिए, इंडिया में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि उनका बेटा हो, and they try to find the ways where they can abort the girl child. Such sex-selective abortion led to a decline in child sex ratio, where number of girl children per 1,000 boys, which is in this country, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो मेल का बॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा गर्ल्स बहुत कम है, एंड सेक्स रेशियो इज़ टू मेनली 919 per 1,000 बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर वुमेन का प्रोपोर्शन कम है। फॉर एग्जांपल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 14.36%। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ वुमेन पॉलिटिक्स में कितनी है, लोकसभा के अंदर कितने मेंबर हैं, तो वो 14.36% 2019 में जाके पहुंचा था। मतलब उससे पहले तो 5% से भी कम था, मतलब लाइक बहुत ही कम था। ठीक है, तो 2019 आते आते इंडिया के अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा में कितने हुए मेंबर्स, 14.36% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और स्टेट असेंबलीज़ की बात करूँ तो वो तो आज भी 5% भी नहीं है, इट इज़ लेस देन 5%, राइट। वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग लेस वुमेन इन पॉलिटिकल। अब किस तरीके से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें कि ये जो वुमेन कम है पॉलिटिक्स में, उसको कैसे बढ़ाया जा सके।
टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज़, कि एक लीगल बाइंडिंग लगा दो कि यार विमेन का पार्टिसिपेशन होना इस इलेक्टेड बॉडीज़ में, लोकसभा में, ठीक है, स्टेट असेंबलीज़ में इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे पंचायती राज में लगाया गया था कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन. तो इस तरीके से स्टेट असेंबलीज़ और लोकसभा में भी लगाना चाहिए. देन now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban local bodies. Similarly demand from the past 10 years is for Lok Sabha. ठीक है, similarly 10 साल से लोकसभा की डिमांड हो रही है बट नहीं कर रहे हैं. So gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. तो यानी कि ये जो जेंडर डिवीजन है, जो जेंडर हम कह रहे हैं डिवीजन है, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि किस तरीके से सोशल डिवीजन होता है जिसको हम पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करें. ठीक है, दिस ऑल्सो शोज़ that the disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue. देखो, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी में उनको बेनिफिट होगा जब सोशल डिवीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू बन जाए. जेंडर डिवीजन एक एग्जांपल है किस फॉर्म का, किस चीज़ का एग्जांपल है, एक अलग हम कह सकते हैं कुछ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन का एग्जांपल है. ठीक है, सोशल डिवीजन का एक एग्जांपल है क्या, जेंडर डिवीजन, जिसको हमें पॉलिटिक्स में दिखाना पड़ेगा. दिस ऑल्सो शोज़ कैसे ये दिखा रहा है हमको, कि इस तरीके से दिखा रहा है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो भी सोसाइटी में डिसएडवांटेज ग्रुप है, चाहे विमेन हो, चाहे PWDs हो, उनको बेनिफिट दो किस तरीके से कि सोशल डिवीजन हो, फिर भी वो क्या हो, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटेड हो, कि सोशल डिवीजन एक पॉलिटिकल इशू बन जाए. ठीक है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. अगर मैं बात करूँ रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की, तो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेज, द रिलीजन डिफरेंसेज आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. जेंडर डिफरेंसेस की तरह, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस की तरह रिलीजियस डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है. इफ़ आई आस्क हाउ, सो लेट्स से गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड. गांधी जी शुरू से बोलते थे कि रिलीजन को, धर्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से. ठीक है, व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. रिलीजन का मतलब उनका इससे ये नहीं था कि यार हिंदू, मुस्लिम और इस्लाम, राइट, बट उनका ये मतलब था कि जो मॉरल वैल्यूज़ है दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स. ठीक है, उनका मतलब था रिलीजन से मॉरल वैल्यूज़. ठीक है, ना कि हम कहेंगे कि रिलीजन मीन्स हिंदू, मुस्लिम और इस्लाम, राइट. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. वो ये बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को किस तरीके से गाइड किया जाए, जो भी एथिक्स हम अपने रिलीजन से लेके आते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, सबके अपने अपने धर्म में कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं. तो वो एथिक्स हमें लेके चलने चाहिए, ना कि हम ऐसा बोलें कि क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ज़रूरी है. अगर पॉलिटिक्स में हम एथिकली बिहेव नहीं करेंगे तो फिर वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कभी कुछ नहीं होगा. तो बेटरमेंट के लिए होने के लिए ये ज़रूरी है कि रिलीजन को कभी भी सेपरेट नहीं किया जाए. ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यू दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन. तो वुमेन की जो मूवमेंट है, वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यू, वुमेन्स मूवमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि जो फैमिली लॉज है जितने भी रिलीजन्स की, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है अगेंस्ट वुमेन. जैसे हमने हिंदू के अंदर पढ़ा था ना, हिंदू में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेटे के नाम करी जाती है, बेटी के नाम नहीं की जाती. तो बट फिर हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा जिसमें ये अलाउ किया कि बेटी के नाम भी होनी चाहिए. तो इस तरीके से जो वुमेन्स मूवमेंट है उन्होंने आगे कि हर एक रिलीजन में कुछ फैमिली लॉज है और जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करे वुमेन को लेके, तो वो चीज़ें हटानी है. फैमिली लॉज का मतलब क्या होता है, दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स. वो सारी लॉ जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स के साथ डील कर रही हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस. इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिलीज लॉज अप्लाई टू फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. हमारी कंट्री में जो अलग अलग फैमिली लॉज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग फॉलोअर्स पे लागू होते हैं, अलग अलग फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है, आइडियाज़, आइडियल्स एंड इवन वैल्यूज़ विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स. ठीक है, जो आइडिया है, आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, जो अलग अलग रिलीजन से हम लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है, कि हम अपने पास क्या आइडियाज़ है, हमारे क्या आइडियल्स है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं. सो पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर कि उनका क्या नीड है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या डिमांड है एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. ये पॉलिटिक्स हर किसी को भी ऐसे रॉन्ग नहीं मानेगा, जब तक हर कोई हर रिलीजन को बराबर मानेगा तो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ आ रहा होगा सब चीज़ें.
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं कम्युनलिज्म। इफ़ आई टॉक अबाउट कम्युनलिज्म, कम्युनिटी से ये वर्ड बना है कम्युनलिज्म, ठीक है। सो मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन, पॉलिटिक्स में रिलीजन को यूज़ करना जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स है, बाय सुपीरियराइजिंग वन रिलीजन ओवर अदर, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। देखो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या कहता है, कम्युनल पॉलिटिक्स ये कहता है कि रिलीजन, एक धर्म एक बहुत ही प्रिंसिपल बेसिस है, एक बहुत ही बेसिस है सोशल कम्युनिटी के लिए, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, इस तरीके से बताता है कि किस आइडिया पे बेस्ड है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बेसिस है, एक बेसिस बनाया गया सोशल कम्युनिटी का। सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटी है उसके अंदर धर्म एक बेसिस है, ठीक है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स किस पे बेस्ड है, रिलीजन पे बेस्ड है ना। सो कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइन्स। तो कम्युनलिज्म हमको किस तरीके से सोचने के लिए बोलते हैं, कम्युनलिज्म अलाउ इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग वेज, ठीक है। कौन कौन सी लाइन्स में, द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि जो भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के, वो सारे एक ही कम्युनिटी के होने चाहिए, एक ही कम्युनिटी के सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ कम्युनलिज्म कैसे हो सकती है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, कि सबका इंटरेस्ट सेम है। एनी डिफरेंसेस अगर है दैट दे मे हैव इज इररेलेवेंट और ट्रिवियल फॉर द कम्युनिटी लाइफ, ठीक है। अगर कोई डिफरेंसेस भी है तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए इररेलेवेंट है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। ये भी कहता है कम्युनलिज्म कि वो लोग जो डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी, ठीक है। कि जो लोग डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं वो लोग सेम पीपल हु फॉलो, जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं मैं हिंदू कर रही हूँ, कोई मुस्लिम्स कर रहा है, कोई सिख क्या है, कोई ठीक है क्रिश्चियन है, तो वो सारे अलग अलग रिलीजन्स से सेम सोशल कम्युनिटी के नहीं हो सकते। अगर फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन की सेम कॉमनैलिटीज़ है तो कहीं ना कहीं वो सुपरफिशियल है, इमटेरियल है, ठीक है। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, क्योंकि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे और कहीं ना कहीं फिर लड़ाइयाँ होगी, तो सेम कम्युनिटी के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग नहीं रह सकते, ऐसा ही कम्युनलिज्म कह रहा है, ठीक है। In its extreme form, communalism leads to believe that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. तो अगर एक्सट्रीम केस हो गया तो कम्युनलिज्म से कहीं ना कहीं ये बिलीव हो जाता है लोगों को कि जो लोग डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते विद इन वन नेशन, ठीक है। कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन, ईदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म अ डिफरेंट नेशन, ठीक है, या फिर उनको एक डिफरेंट नेशन बनाना है। सो दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड, पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बिलीव अगर हम ऐसे रख रहे हैं, ये चारों बिलीव जो हमने देखे कि एक ही कम्युनिटी के होने चाहिए, एक ही रीजन्स के होने चाहिए, ये सारे के सारे बिलीव क्या हैं, फ्लॉ है, सब में फ्लॉ है कुछ ना कुछ। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, कि कोई भी एक रिलीजन का अगर एक लोग है तो ज़रूरी नहीं है उन सबके सेम इंटरेस्ट हो या सबके सेम एस्पिरेशंस हो, ठीक है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। देखो कम्युनलिज्म अलग अलग तरीके की, पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके के कुछ फॉर्म्स ले सकते हैं, कैसे कैसे। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीव, ठीक है, कि हमारे क्या बिलीव्स हैं डेली बेसिस पे। अगर हम बात करें एवरीडे बेसिस पे तो सबसे कॉमन एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ कम्युनलिज्म के अंदर तो वो होता है एवरीडे बिलीव्स। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस prejudice, stereotype of religious community and belief in the superiority of one religion over other religion। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एवरीडे बिलीव्स है, व्हाट वी आर बिलीविंग अबाउट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, तो ये वही बता रहा है कि हम किस तरीके से रिलीजियस प्रेजुडिस बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को लेके। हम ये बिलीव कर लेते हैं कि एक कम्युनिटी, एक रिलीजन ऊपर है, दूसरा नीचे है, तो इस तरीके की ये बात हो रही है। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one religious community। देखो अगर हमारा एक कम्युनल माइंड होगा, हमारे माइंड में कम्युनिटी की वगैरह कम्युनलिज्म रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिमाग में आता है पॉलिटिकल डोमिनेंस को लेके कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर हम देखें तो एक रिलीजियस का डोमिनेंस हो सकता है, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और फिर उस वक्त जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी कहीं ना कहीं वो एक डिज़ायर उनके अंदर आएगा कि हम तो एक अपनी सेपरेट यूनिट बनाएंगे, ठीक है। अगर कम्युनल माइंड सबका होगा तो कहीं ना कहीं एक रिलीजन पक्का ऐसा होगा कि पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, फिर दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनानी पड़ेगी।
Thirdly, political mobilization on religious line is another frequent form of communalism. कि politically mobilize होना, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, which involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. That means कि कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सेक्रेट सिम्बल्स हैं यूज़ करे जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हिंदू में ओम यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबके अपने अपने सेक्रेट सिम्बल्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ठीक है, इमोशनल अपील होता है अपने अपने रिलीजन को लेके, और इवन डर होता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स कि कहीं ना कहीं एक रिलीजन के लोगों को एक तरफ लेके आओ, हमारा रिलीजन हम बनाएंगे, पॉलिटिकली मोबिलाइज करना एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से, ठीक है, ये भी एक तरीके का कम्युनलिज्म है. समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ अ कम्युनल वायलेंस, और कई बार ऐसा होता है कि कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं एक बहुत ही वर्स्ट केस में पहुंच जाता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनल वायलेंस, रायट्स एंड मैसेकर, ठीक है. इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं वर्स्ट कम्युनल राइट फेस करता है पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है. वर्स्ट टाइम फेस किया था जब पार्टीशन हुआ था, अगर आपको पता हो इंडिया पाकिस्तान का, तब काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिटी रिलीजन. नेक्स्ट है हमारे पास सेक्युलर स्टेट. सेक्युलरिज्म क्या होता है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी एक रिलीजन को हम ब्लाइंडली ना फॉलो करें या एक रिलीजन को ही सिर्फ ना फॉलो करें, ठीक है. सो कम्युनलिज्म वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. कम्युनलिज्म पहले भी था और आज भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चूज़ किया कि इंडिया को हम एक सेक्युलर स्टेट बोले, दैट इज़ देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट. क्लियर? Unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion. देखो, जैसे कि आप देखेंगे श्रीलंका में बुद्धिज़्म चलता है, पाकिस्तान में इस्लाम को फॉलो करते हैं, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बट इंडिया के अंदर देयर इज़ नो स्पेशल स्टेटस गिवन टू एनी ऑफ द रिलीजन. The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. We have already read this पहले, है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे कोई भी कम्युनिटीज़ हो, दे हैव द ऑप्शन कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ही जो भी रिलीजन है उसके बेसिस में ये भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community. Constitution ये भी अलाउ करता है कि स्टेट को कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें स्टेट को, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा रिलीजियस मैटर में, चाहे बिकॉज ऑफ द कम्युनलिज्म और समथिंग, कम्युनिटी में वायलेंस वगैरह, राइट्स वगैरह हो रहे हैं, तो दे कैन इंटरवीन, ठीक है. ऐसा नहीं कि बोलेंगे भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया था, ठीक है. सो सेक्युलरिज्म इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन. दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री. की कंट्री की फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए, तो सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारे प्रेमबल में आया जब सेक्युलरिज्म को लेके आए, ठीक है. कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, ठीक है. इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कॉम्बैटेड. यानी कि ये ऐसा बोल रहा है कि कम्युनलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को थ्रेट कर रहा है, बल्कि वो पूरे इंडियंस को थ्रेट कर रहा है, ठीक है. दैट इज़ वाई इट नीड टू बी कॉम्बैटेड. इसको ख़त्म करना पड़ेगा. अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्स इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनलिज्म. देखिए, ये ज़रूरी है कि सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री में होना चाहिए, बट सेक्युलरिज्म के आने से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कम्युनलिज्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. इट इज़ नॉट सफिशिएंट. नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. Communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. यानी कि जो communal prejudice बनाया हुआ है, propaganda है लोगों का everyday life में, वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान देना चाहिए. एंड जो religion-based mobilization है, कहीं ना कहीं उसको भी countered करना चाहिए politics के अंदर, ठीक है. Then we have caste and politics. All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. हर किसी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है कुछ ना कुछ तरीके की सोशल इनइक्वालिटी एंड इवन कुछ फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, कि कुछ काम मेन कर रहे हैं, कुछ काम वुमेन कर रहे हैं. वी जनरली सी दिस इन एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री. इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है. कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है, आप देखेंगे बिजनेस फैमिलीज़ में कि बिजनेस पहले दादा ने संभाला, फिर उनके बेटे ने, फिर उनके बेटे ने, तो लाइक जनरेशन्स को पास कर दिया जाता है.
कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो अनदर एक्सट्रीम फॉर्म दिस, और कास्ट सिस्टम भी एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे कास्ट जो पेरेंट्स की आपकी कास्ट होगी सेम कास्ट आपकी होगी, देन आपके बच्चों की भी वही, देन उनके बच्चों की। तो दिस इज़ व्हाट अ कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। किस चीज़ का? हायरार्की का हम बोल सकते हैं। What makes it different from other society is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals। किस तरीके से ये डिफरेंट बनाता है बाकी सोसाइटी से? इसमें ऐसा है कि जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन हम देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं रिचुअल्स के साथ सैंक्शन है, रिचुअल्स के साथ चल रहा है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी, कि जो सेम कास्ट ग्रुप के जो लोग हैं, जो सेम कास्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो लोग क्या एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सेम या फिर एक सिमिलर ऑक्यूपेशन। ठीक है, कि भाई सेम कम्युनिटी के लोग सेम ही काम कर रहे हैं, सिमिलर ऑक्यूपेशन है, सेम ही कास्ट के हैं, और मैरिड भी किस में कर रहे हैं? अपनी ही कास्ट ग्रुप के साथ मैरी कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, कि भाई दूसरी कास्ट वालों के साथ खाना नहीं है, लाइक दिस। सो कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं वॉज बेस्ड ऑन एन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। आउटकास्ट ग्रुप यानी कि वो कास्ट जो SC/ST के अलावा भी जो कास्टेज होती है जो उनको डिफाइन नहीं कर सकते बट आउटकास्ट ग्रुप में आते हैं। तो कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन सोसाइटी के अंदर है फॉर अगेंस्ट दी आउटकास्ट ग्रुप। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उनके साथ बहुत गंदे तरीके से अनटचेबिलिटी की जाती थी। ज्योतिबा फुले, गांधी जी, BR अम्बेडकर एंड पेरियर रामास्वामी नायकर एडवोकेटेड एंड वर्क टू स्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। उन्होंने ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अम्बेडकर जी और पेरियार रामास्वामी नायकर ने, कि सोसाइटी के अंदर से ये जो कास्टिज्म चल रहा है, इनइक्वालिटीज़ चल रही है लेके, वो ख़त्म हुई। So with economic development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of the landlords in the villages, the old nation of caste hierarchy are breaking out. That means कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं लिटरेसी हो रही है, एजुकेशन आ रहा है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देखने को मिल रही है, and the weakening of the position of landlords in the villages, the old nation of caste hierarchy are breakdown। ये जो पुराना हायरार्की चलता था कि ये इस तरीके से हम ऊपर हैं, क्षत्रियाज एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो ब्राह्मण्स एंड वगैरह चलता था, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। कि किसी भी तरीके से अगर कास्टिज्म देखने को मिल रहा है तो वो क्या करना चाहिए? रिवर्स कर देना चाहिए। रिवर्स कर देना मतलब गलत जो कर रहे हैं उसके साथ भी सेम चीज़ कर दो और कास्टिज्म खत्म कर दो। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। कहीं ना कहीं कास्टिज्म पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इवन आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड है। मतलब आज भी इतना नहीं है बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग होते थे उनका इकोनॉमिक स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, और जो वीक सेक्शन के होते थे वो लोअर काम करते थे और उनको फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते थे। ठीक है, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे हमने कम्युनलिज्म के केस में देखा, कास्टिज्म भी कहीं ना कहीं ये बिलीव करता है कि कास्ट ही एक सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, कि अगर एक कम्युनिटी बनाई जा रही है तो किस बेसिस पे बनाई जाए? कास्ट। कि हमारी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए? सारे सेम कास्ट के लोग होने चाहिए, कोई दूसरी कास्ट के लोग नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं कास्ट भी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स ले सकते हैं पॉलिटिक्स में। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब पार्टीज इलेक्शंस में कैंडिडेट को इलेक्शन चूज़ कर रही हैं कि किसको जिताना है, कौन है, तो ये ध्यान में रखते हैं कि कास्ट कॉम्पोजिशन की, यार जो नेता है जो है कि वो उनका कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, उनका कास्ट क्या है, इलेक्टोरेट का, इवन नॉमिनेट कैंडिडेट्स का अलग अलग कास्ट से, सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन, कि अगर हमारी कास्ट का तो हम उसको ज़्यादा वोट देंगे। ठीक है, सो व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। कि जब गवर्नमेंट सरकार बनाई जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान में रखते हैं कि जो अलग अलग कास्ट के लोग मिलके बने, ट्राइबल्स को भी इंक्लूड करें, सो दैट सोसाइटी के अंदर, एक गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हो। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो कैंडिडेट्स है इलेक्शंस में, क्या करते हैं? कास्ट सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने सपोर्ट के लिए कास्टिज्म ज़्यादा दिखाते हैं कि हम इस कास्ट के हैं तो आप हमें सपोर्ट दीजिए, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। Even universal leader franchisee and the principle of one person one vote compel political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। कि यूनिवर्सल लेडर फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूँ, वन पर्सन वन वोट की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। की कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आज तक नहीं बनी कि जिसमें हम ऐसा कहें कि मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट हो, कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हैं। देयर इज़ डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग कास्ट के। सो एवरी कैंडिडेट एंड द पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। यानी कि
हर कैंडिडेट, हर पार्टी ये चाहेगी कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा कास्ट से कॉन्फिडेंस मिले जिससे कि वो इलेक्शन जीते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कास्ट को सपोर्ट कर दोगे तो आप इलेक्शन जीत जाओगे, आपको सारी कास्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू विन एन इलेक्शन. No party wins the votes of all the voters of a caste or a community. Caste is a vote bank of one party means that a large proportion, just a second, yeah, large proportion politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into political arena. देखिए थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कास्ट इज़ अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी मीन्स that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. यानी कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट दे रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वोट बैंक. ठीक है. सो नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी. कास्ट एक वोट बैंक है एक पार्टी के लिए. दैट मीन्स इनको ज़्यादातर प्रोपोर्शन वोट एक पर्टिकुलर कास्ट से आ रहे हैं. पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम. पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कास्ट सिस्टम को एंड कास्ट आइडेंटिटीज़ को. किस तरीके से? बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल अरेना. द सेंसस ऑफ इंडिया काउंट्स 2 सोशल ग्रुप. हमारे सेंसस ऑफ इंडिया में 2 सोशल ग्रुप काउंट करता है 2 तरीके से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. बोथ दीज ब्रॉड ग्रुप्स इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ कास्ट और ट्राइब्स हुज नेम्स आर लिस्टेड इन ऑफिशियल शेड्यूल. ठीक है. दोनों के दोनों ग्रुप्स ऑफिशियल शेड्यूल के अंदर मेंशन है और उनके साथ प्रीफिक्स लगाए हुए शेड्यूल. तो हम यूजुअली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं. SC आपको पता है शेड्यूल कास्ट विच इज़ कॉमनली नोन एज दलित्स विच इंक्लूड्स दोज दैट वर प्रीवियसली रिगार्डेड एज आउटकास्ट. जो पहले हिंदू सोशल ऑर्डर के टाइम पे जिस कास्ट को आउटकास्ट बोला जाता था वो सारे SC कैटेगरीज में आते हैं. एंड वर सब्जेक्टेड टू एक्सक्लूजन एंड अनटचेबिलिटी. और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन और अनटचेबिलिटी भी होती है. वेयर एज ST की अगर मैं बात करूँ तो उनको आदिवासी बोला जाता है. वो सारी कम्युनिटीज़ जो कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड लाइफ जी है उन्होंने हिल्स एंड फॉरेस्ट में एंड डिड नॉट इंटरेक्ट मच विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सो इन 2011 द SCs वर 16.6%. 2011 में SC पॉपुलेशन कितनी थी? 16.6% थी एंड ST पॉपुलेशन 8.6% थी. ठीक है. ST, SC एंड OBC टुगेदर अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड 3/4 ऑफ द हिंदूज पॉपुलेशन. यानी कि कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन कौन लेता था? SC, ST और OBC. वेयर एज हिंदू की कितनी पॉपुलेशन SC, ST, OBC के अंदर आती है? 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कितने मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस कास्ट के बिलोंग करते हैं. समझ आ गई बात? सो यही हमारा चैप्टर था. ठीक है. जेंडर वाला, जेंडर, कास्ट, रिलीजन वाला. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. कोई भी इशू होता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है, जो नेक्स्ट डे है, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.